हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया है। हेलो, अरे फोन का रिसीव करते हैं जी? है ऐसे ऐसे हमको क्या प्रॉब्लम हो गया था? अरे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैच में अपलोड नहीं किए हैं 5 से 7 वाला में? हाँ, पहला चैप्टर का। तो टेलीग्राम पे भेज दियो, उससे क्या मतलब है? सब बच्चा टेलीग्राम पे थोड़े है। एप्लीकेशन पर अपलोड कीजिए, भेज रहे हैं हम। चलिए आ जाइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए तो आ जाइए। आपको जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रारंभ कर दिए हैं। और बात अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में टोटल सिलेबस हम आपको लिखा दिए थे। 9-10 चैप्टर हुआ होगा। कितना चैप्टर था? 9 चैप्टर। 9 चैप्टर। उसमें पहला चैप्टर था इस्लाम धर्म। पहला चैप्टर क्या था? इस्लाम धर्म था। तो इस्लाम धर्म खत्म कर दिए थे। और उसके बाद हम आपको बोले थे मेडेवल में जो है चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन करवाते जाएंगे, क्वेश्चन देते जाएंगे। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं एक साथ दे दीजिए। एक साथ नहीं देंगे, चैप्टर वाइज देंगे। आपको संस्थान की एप्लीकेशन पर चैप्टर 1 का पीडीएफ जो है भेज दिया गया था। क्या भेजा गया था ना जी? एक चैप्टर 1 इस्लाम धर्म का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भेजा गया था ना जी? भेजा गया था संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया था। और जो भी बच्चे ऑफलाइन करते हैं वो टेलीग्राम चैनल से अपना चैप्टर वाइज निकाल लीजिएगा। और जो बच्चे ऑनलाइन करते हैं उनको जो है संस्थान के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहला चैप्टर अपलोड नहीं किया गया था, अभी हम बोल दिए हैं 1 से 2 मिनट में आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए। चैप्टर 1 हम लोगों का खत्म हो चुका है। तो चैप्टर 1 के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 1 में इस्लाम धर्म था।
इस्लाम धर्म खत्म कर दिए हैं, तो इस्लाम धर्म के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए, इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था? इस्लाम धर्म का मुख्य आधार था एकेश्वरवाद। क्या था? एकेश्वरवाद। याद भी करते हुए जाना है। इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था? इस्लाम धर्म का मुख्य आधार। नेक्स्ट, मुसलमानों से निम्न में कौन से कर लिए जाते थे? सदका, जकात, उसर, इनमें सभी मुसलमानों से ये सभी कर लिए जाते थे, सभी कर लिए जाते थे, सभी कर लिए जाते थे। सदका भी लिया जाता था, जकात भी लिया जाता था, उसर भी लिया जाता था। उसर की अगर हम लोग बात करें तो उसर एक प्रकार का भू राजस्व कर था। उसर क्या था? एक प्रकार का भू राजस्व कर था। वही जकात की अगर हम लोग बात करें तो जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। और सदका की अगर हम लोग बात करें तो सदका जो है, आप अपने संपत्ति के मुताबिक अगर आप चाहते हैं किसी को कुछ देना तो आप दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। यानी जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करना, जरूरतमंद व्यक्ति को जो मदद किया जाता था उसी को सदका कहा जाता था। तो ये भी लिया जाता था, जो सामर्थ्यवान है वो दे सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है वो नहीं देंगे। तो ये तीनों प्रकार के कर जो है मुसलमानों से लिए जाते थे। आंसर इनमें सभी। हजरत मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात प्रथम खलीफा कौन बने? हजरत मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात प्रथम खलीफा बने अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर बने। अबू बकर के बाद कौन बना? उमर। उमर के बाद उस्मान। उस्मान के बाद अली। उस्मान के बाद अली। तो प्रारंभिक चार तो बता ही दिए हैं। तो सीधा हजरत मोहम्मद साहब के पश्चात बने थे प्रथम खलीफा अबू बकर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बदरा का युद्ध। बदरा का युद्ध कब हुआ? 624। उहुद का युद्ध 625। डीच का युद्ध 600। सभी युग सही सुमेलित है। आंसर डी होगा, एकदम होगा। तो बता दीजिए बदरा का युद्ध कब हुआ? बदरा का युद्ध कब हुआ? उहुद का युद्ध कब हुआ? उहुद का युद्ध कब हुआ? डीच का युद्ध कब हुआ? और ये सभी युद्ध किसके द्वारा लड़े गए? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ये सभी युद्ध किसके द्वारा लड़े गए? पैगंबर हजरत मोहम्मद। ये सभी युद्ध किसके द्वारा लड़े गए थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। और सभी युद्धों में किसकी जीत हुई? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब किस कबीला से संबंधित थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीला से संबंधित थे। कौन कबीला से? कौन कबीला से? हजरत मोहम्मद साहब कौन कबीला से संबंधित है? कुरैश कबीला। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में कब हुई थी? 610। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में कब हुई थी? 610 ईस्वी। 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? देखिए, आप सब लोग जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का निधन, उनके पिता का निधन, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पिता का निधन हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही हो गया, जिस वजह से उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? अबू तालिब। अबू तालिब। तो हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया? किसने किया? अबू तालिब ने। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत हुई है 622 ईस्वी में। कब हुई है? 622। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है? 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब ने किस ग्रंथ की शिक्षाओं का उपदेश दिया? मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। किसकी शिक्षाओं का उपदेश? कुरान। कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? खलीफा का पद समाप्त हुआ 1900। कब समाप्त हुआ? 1924। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरब के जरिए हुआ। किसके जरिए हुआ? किसके जरिए? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ?
अरब के जरिए हुआ। इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? 7वीं शताब्दी। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 42वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 40वीं या 42वीं बीपीएससी का। इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? 7वीं शताब्दी। भारतीय मुसलमान नमाज के दौरान किस दिशा में मुंह करके नमाज? पश्चिम। अच्छा, पश्चिम दिशा की ओर जो नमाज पढ़ते हैं उस दिशा को क्या कहा जाए? किबला। क्या कहा जाता है? किबला। देखिए कितने लोग जवाब दे रहे हैं, वाह रे बहादुर। किबला, किबला कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा, पश्चिम की ओर मुंह करके ही नमाज भारतीय मुसलमान क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सऊदी अरब भारत के और सऊदी अरब के मक्का और मदीना में ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इसलिए जो है भारतीय मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज अदा करते। क्लियर? भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरब। कहां के लोगों ने? अरब। तो भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरब के लोगों ने किया। हो गया बस। क्या गो है? 14 ही। चलिए ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में जो गलती किए थे वो मध्यकालीन में नहीं दोहराएंगे, कि प्राचीन में पढ़ाते गए, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए। अभी भी बताइए 7 नंबर चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव होकर के रह गया है, कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बाकी है, समझ गए? तो वो भी करवा देंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं करवाएंगे। और हमको लगता है डेली बेसिस पर लेकर के ही करवाने में फायदा है, हो जाएगा, समझे? एक दिन के चक्कर में पता नहीं टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, समझे? तो डेली बेसिस पर ही कर देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन उससे पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर कौन है बताइए? हेडिंग मारिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज ही देंगे, ठीक है? चैप्टर वाइज देंगे, चैप्टर वाइज कराते जाएंगे, देते जाएंगे। तो ये जो कुछ लोग ऑनलाइन में कमेंट कर रहे थे एक साथ दीजिए, एक साथ नहीं देंगे, चैप्टर वाइज देंगे। चैप्टर वाइज देने में क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सही है, ठीक है? कम रहेगा ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए अब समझिए ध्यान से, अब इधर उधर मत कीजिए। पंखा हवा काहे नहीं देता है जी? समझिए, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत थे, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक। क्या कर रहे हैं? जब बकना शुरू कर दे तो ध्यान दीजिए, ना तो मुंह तोड़ देंगे हम। आप हमेशा वही सब काम करते रहते हैं, ठीक है? एक तो पॉवर है ये आपका वेट, एक चाट मारेंगे नानी याद आ जाएगा आपको, ठीक है? इधर उधर मत कीजिए भाई, इधर बोर्ड पे देखिए। अरे बोर्ड पे देखिए ना जी। चलिए, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। उसी प्रकार से अगर बात मध्यकालीन भारतीय इतिहास की करें
तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो 3 महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में साहित्य को देखेंगे, जैसे तारीख उल तवारीख, जैसे मुंतखाब उल लुआब, जैसे आलमगीर नामा, अकबर नामा, किताब उल रेहला, किताब उल हिंद, तुजू के जहांगीरी, फुतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, खजायन उल फुतुह, ये सब साहित्य है, ये सब साहित्य है, ये सब साहित्य है। और इन सभी साहित्यों की रचना अलग अलग विद्वानों ने किया है। जैसे खजायन उल फुतुह की रचना अमीर खुसरो ने किया है, किताब उल रेहला की रचना इब्न बतूता ने किया है, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया है, ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने किया है, तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है, तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है, जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। तो अलग अलग साहित्यों की रचना अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई है, अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा की गई है। तो ये जो साहित्य है, ये साहित्य अलग अलग शासक के शासन काल में लिखा गया है। तो ये साहित्य अलग अलग शासकों के शासन काल के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है, हमें जानकारी प्रदान करता है। आपको देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भले ही जब हम आपको सिलेबस लिखा रहे थे तो 9 चैप्टर आपको हो गया हो, लेकिन मूल तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 2 ही चैप्टर है। एक चैप्टर है दिल्ली सल्तनत और एक है मुगल काल। मुख्य तौर पर यही 2 चैप्टर है। भले 9 चैप्टर सिलेबस में लिखा दिए, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य तौर पर 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो कुछ साहित्य दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखे गए, कुछ साहित्य दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखे गए। दिल्ली सल्तनत का मतलब 1206 से 1526। तो कुछ साहित्य दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखे गए, मतलब इस अवधि के दौरान लिखे गए। और इस अवधि के दौरान जो साहित्य लिखे गए वे साहित्य हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और फिर कुछ साहित्य 1526 से 1707 ईस्वी के दौरान लिखे गए। ये जो कालखंड है ये मुगल काल है। अब मुगल काल के दौरान लिखे गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मुगलकालीन साहित्य मुगल इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। तो जो मुगलकालीन साहित्य है वह हमें मुगल इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो इस कालखंड में लिखे गए साहित्य हमें मुगलों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो इस कालखंड के भी साहित्य की चर्चा करेंगे और इस कालखंड के भी साहित्य की चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर आप सल्तनत काल की बात करेंगे तो सल्तनत काल के दौरान कई सारे विदेशी यात्रियों का भारत आगमन हुआ। जिन भी यात्रियों का आगमन हुआ उसके विषय में बात करेंगे। फिर मुगल काल के दौरान भी कई सारे विदेशी यात्रियों का भारत आगमन हुआ, उसके विषय में बात करेंगे। उन लोगों का जो यात्रा वृत्तांत है वो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आपको पुरातात्विक स्रोत देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासक हुए उन्होंने जो भवन बनाया, उन्होंने जो मस्जिद बनवाया, उन्होंने जो स्मारक बनवाए। फिर मुगल काल के अंतर्गत जो शासक हुए उन्होंने जो भवन स्मारक मंदिर मस्जिद बनवाए। तो ये जो भवन स्मारक मंदिर मस्जिद मकबरा
है, यही सब जो है आपको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हमने स्पष्ट किया कि साहित्यिक साक्ष्य में क्या है, विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या है और पुरातात्विक स्रोत में क्या है। तो अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई सेगमेंट है तो वह साहित्यिक साक्ष्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन पलट करके देख लीजिए, या जो परीक्षा हो चुका है उसके क्वेश्चन बैंक को पलट करके आप देख लीजिए। साहित्य से निश्चित तौर पर प्रश्न रहता है, कभी प्राचीन कालीन साहित्य पूछ देता है, कभी मध्यकालीन साहित्य पूछ देता है, कभी आधुनिक कालीन साहित्य पूछ देता है। साहित्य से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। जीएस आधारित आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, साहित्य से संबंधित प्रश्न रहना तय है, निश्चित तौर पर रहेगा। समझ गए? तो ये बात है। तकिया लगा दीजिए, है बैग दे दीजिए, तकिया मारेंगे एक जहां पर नानी याद आ जाएगा। आगे में बैठ करके सोता है। नीचे से लिखिए, लिखिए लिखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। एक नंबर में साहित्यिक स्रोत, एक नंबर में साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। 2 नंबर में विदेशी यात्रियों का विवरण, 2 नंबर में विदेशी यात्रियों का विवरण। 3 नंबर में पुरातात्विक स्रोत। 2 नंबर में विदेशी यात्रियों का विवरण, 3 नंबर में पुरातात्विक स्रोत। 2 नंबर में विदेशी यात्रियों का विवरण, 3 नंबर में पुरातात्विक स्रोत। 2 नंबर में विदेशी यात्रियों का विवरण, 3 नंबर में पुरातात्विक स्रोत। 2 नंबर में विदेशी यात्रियों का विवरण, 3 नंबर में पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए साहित्यिक स्रोत। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए साहित्यिक स्रोत। डैश देकर इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य आते हैं। इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य आते हैं। इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य आते हैं। इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य आते हैं। इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य आते हैं। इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य आते हैं। मुगलकालीन साहित्य आते हैं। अब एक एक करके साहित्य की चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान से अब चीजों को सुनते जाइएगा। यहां तक जो बताए हैं, लिखाए हैं, नहीं भी याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से आगे जो बताने जा रहे हैं, जो लिखाने जा रहे हैं, जो याद करवाने जा रहे हैं, वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां तक कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, याद करवाना उड़वाना कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अब आगे आगे ध्यान से सुनिएगा। एक साहित्य है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। देखिए, जो किताबुल हिंद नामक साहित्य है, अगर हम इस साहित्य की बात करें तो इसे तारीख हिंद भी कहा जाता है, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। किताबुल हिंद को तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद भी कहा जाता है और इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तहकीक ए हिंद,
तहकीक हिंद भी कहा जाता है। इन सभी नामों से किताबुल हिंद को जाना जाता है। और जो किताबुल हिंद नामक ग्रंथ है या साहित्य है, इस साहित्य की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया है। इस साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया है? अल बरूनी। किसके द्वारा? अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा इस साहित्य की रचना की गई है। अब अगर आप बात अल बरूनी की करेंगे तो अल बरूनी मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म का रहने वाला था और एक विदेशी आक्रांता, तुर्की मुस्लिम आक्रांता या तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करता था। उसका नाम था महमूद गजनबी। तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करता था, उसका नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनबी जब लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो महमूद गजनबी के साथ ही अल बरूनी भारत आया था। अल बरूनी भारत आया था और जो अल बरूनी है इसका मूल नाम हुआ करता था अबू रेहान। इसका मूल नाम क्या हुआ करता था? अबू रेहान। इसका मूल नाम अबू रेहान हुआ करता था। अबू रेहान हुआ करता था। तो अबू रेहान अल बरूनी का मूल नाम था। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया और कई वर्षों तक इन्होंने भारत में गुजारने का काम किया। और भारत में कई वर्षों तक गुजारने के बाद इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जिस नाम से लिखा वही यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद कहलाता है, या तहकीक हिंद कहलाता है, या तारीख हिंद कहलाता है। और यह जो साहित्य है, यह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत के, यह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत के, 11वीं सदी के भारत के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, यानी 11वीं सदी के भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, ये तमाम स्थितियां कैसी हुआ करती थी, ज्ञान विज्ञान कैसा हुआ करता था भारत में, ये सभी चीजों की जानकारी हमें किताबुल हिंद नामक साहित्य देता है। यही कारण है कि किताबुल हिंद नामक साहित्य को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। भारत के 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। भारत के 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। भारत के 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। निकल जाइए, निकल जाइए, निकलिए, निकलिए, नहीं तो मारेंगे हम। मूड मत खराब कीजिए, निकल जाइए। कॉपी किताब ले लीजिए, निकल जाइए, चले जाइए। इस क्लासरूम में बैठने का लक्षण है। ऊपर चले जाइए या पीछे चले जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन यहां सामने में मत रहिए। जाइए, जाइए। इसको जाने दीजिएगा, बीच में मत बैठाइएगा। अब बीच में जो बैठा है उसी को हम कूट देंगे। अभी इस क्लासरूम में नहीं बैठेगा, आगे से पीछे तक कहीं नहीं बैठेगा। जाइए ऊपर में बैठिए। चलिए, तो जो किताबुल हिंद नामक साहित्य है यह हमें 11वीं सदी के भारत के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिस वजह से इस साहित्य को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और अल बरूनी के विषय में कहा जाता है पुराण। पुराण, वेद पुराण, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, साहित्य, पुराण। पुराणों की संख्या 18 है ना जी। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सब है ना, वायु पुराण है, सब पुराण है ना जी, गरुड़ पुराण है। हाँ, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी। आपसे पूछा जाता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। अल क्लियर है? तब हेडिंग मार लीजिए, किताबुल हिंद, तारीख हिंद या तहकीक हिंद। हेडिंग मारिए।
किताबुल हिंद तारीख हिंद या तहकीक हिंद? 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 तहकीक हिंद। डैश देकर लिखिएगा। यह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत के 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 सामाजिक यह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत के राजनीतिक कौमा सामाजिक राजनीतिक कौमा सामाजिक राजनीतिक कौमा सामाजिक कौमा आर्थिक कौमा धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है जिस कारण इस साहित्य को जिस कारण इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। जिस कारण इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। जिस कारण इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। जिस कारण इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। फुल स्टॉप। दर्पण कहा जाता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस साहित्य की रचना उसी में उसी में लिखिए। पैराग्राफ चेंज करवाना होता तो हम करवा देते। इस साहित्य की रचना अलबरूनी ने किया है। इस साहित्य की रचना अलबरूनी ने किया है। अलबरूनी ने किया है। फुल स्टॉप। इनका मूल नाम अबू रेहान था। इनका मूल नाम अबू रेहान था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। 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 अब नोट देकर के एक लाइन लिखिएगा। नोट देकर के एक लाइन लिखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल बरूनी को माना जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब आगे सुनिएगा। तो आगे सुनने से पहले इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। किताबुल हिंद को और किस किस नाम से जाना जाए? किताबुल हिंद को और किस किस नाम से जाना? किताबुल हिंद के रचयिता, किताबुल हिंद के रचयिता अल बरूनी का मूल नाम, अल बरूनी का मूल नाम। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा जाता? 11वीं सदी का दर्पण, 11वीं सदी का दर्पण किताबुल हिंद को कहा जाता है, किताबुल हिंद को कहा जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम क्या? अल बरूनी। चलिए आगे हेडिंग मारिए, किताबुल रेहला। हेडिंग मारिए, किताबुल रेहला। नीचे कर दे। लिख लिए? सुनिए, देखिए, ध्यान दीजिएगा। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा ना, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको 5 राजवंश के विषय में पढ़ना होगा। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आपको 5 राजवंश के विषय में पढ़ना होगा, एक राजवंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, 5वां लोधी वंश। तो इसमें आपको तुगलक वंश के विषय में आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किया है, हमने आपको बताया भी है। तुगलक वंश के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक वंश के एक शासक हुआ करते थे, उनका क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल 1325 से 1351 है। इन्हीं के समय अफ्रीका महादेश में यहां पर एक देश है मोरक्को, यहां पर एक देश है मोरक्को। ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत यहां पर एक देश है मोरक्को। मोरक्को के रहने वाले थे इब्न बतूता। अफ्रीका महादेश के मोरक्को के रहने वाले थे इब्न बतूता, और इब्न बतूता जो है आपको भारत आया था, इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया, और भारत आने के बाद ये कई वर्षों तक भारत में रुके थे, और रुकने के बाद इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में, इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जो है अरबी भाषा में लिखने का काम किया। और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जो अरबी भाषा में लिखने का काम किया, उसी साहित्य को किताबुल रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताबुल रेहला, किताबुल रेहला कहा जाता है, किताबुल रेहला कहा जाता है। तो यहां पर जो किताबुल रेहला है, यह साहित्य मूल तौर पर हमें तुगलक वंश, और विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तुगलक वंश, और विशेष तौर पर अगर आप बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो नीचे से लिखिए, किताबुल रेहला।
लिखिएगा। यह साहित्य अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। यह साहित्य अरबी भाषा में 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 अरबी भाषा में यह साहित्य अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा यह साहित्य अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा यह साहित्य अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इस साहित्य से विशेष तौर पर हमें 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 मोहम्मद बिन तुगलक के इस साहित्य से विशेष तौर पर हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इब्न बतूता अफ्रीका के इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था जो 1333 ईस्वी में जो 1333 ईस्वी में जो 1333 ईस्वी में जो 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल के समय 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल के समय 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 शासनकाल के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फुल स्टॉप। इब्न बतूता और उनका परिवार 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 और उनका परिवार इब्न बतूता और उनका परिवार इब्न बतूता और उनका परिवार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कुरान और हदीस इस्लामी कानून को कहा जाता है। कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। 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 जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें
दिल्ली का काजी, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश, दिल्ली का काजी बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया, 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 अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया, दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया, फुल स्टॉप। ठीक है, आइए बताइए, किताबुल रेहला, किताबुल रेहला कौन भाषा में लिखा गया? कौन भाषा में? किसने लिखा है? किसने लिखा है? इब्न बतूता भारत कब आया है? भारत कब आया है? उस समय कौन वंश का शासन? कौन वंश का शासन? शासक कौन हुआ? शासक कौन हुआ करते थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी अर्थात दिल्ली का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को। किस देश का? किस देश का? मोरक्को। इसके बाद अगला तबकात-ए नासिरी, तबकात-ए नासिरी, नासिरी। देखिए ध्यान दीजिएगा, बतियाएंगे ना मुंह तोड़ देंगे हम, आवाज आया तो आगे में बैठ करके नौटंकी बतियाते हैं, भेज देंगे पीछे, मुंह बंद रखिए। देखिए तबकात-ए नासिरी, तबकात-ए नासिरी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रचना या इसके रचनाकार है मिनहाज उस सिराज। ये साहित्य है और इस साहित्य की रचना किया है मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने इसकी रचना किया है। और जो मिनहाज उस सिराज है, मिनहाज उस सिराज जो है आपको रहा करता था इल्तुतमिश के दरबार में। किसके दरबार में रहा करता था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखिए आप पढ़ेंगे आगे, हम आपको दिल्ली सल्तनत बताएंगे तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश बताएंगे गुलाम वंश, और गुलाम वंश के अंतर्गत ही शासक हुआ करते थे इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल हुआ करता था 1211 से 1236, सॉरी हाँ 1211 से 1236, हाँ 1211 से 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल है। और इल्तुतमिश के ही दरबार में मिनहाज उस सिराज रहा करता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि मिनहाज उस सिराज जो इल्तुतमिश के दरबार में रहा करता था, उन्होंने जो साहित्य तबकात-ए नासिरी लिखा है, इसमें विशेष तौर पर इल्तुतमिश के विषय में लिखा होगा। हाँ ये बात सत्य है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ इसमें इल्तुतमिश के विषय में जानकारी नहीं मिलता है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो जो ये तबकात-ए नासिरी नामक साहित्य है, तबकात-ए नासिरी नामक साहित्य हमें मोहम्मद गौरी से लेकर बलबन तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मोहम्मद गौरी से लेकर के बलबन तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जो इस्लामी सत्ता की स्थापना की गई है, भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई है। भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक किसको माना जाता? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और मोहम्मद गौरी ने उस युद्ध को जीतकर ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना की। 1192 ईस्वी से लेकर के 1260, 1192 ईस्वी से लेकर के 1260 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में जानकारी हमें यह साहित्य प्रदान करता है। खैर ये सब बात याद नहीं रखना है, बताने के लिए हम आपको बता दिए हैं। इसमें से मात्र 2 बात याद रखना है। एक बात यह कि तबकात-ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। और एक बात यह, मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहता था? तो इल्तुतमिश।
किसके दरबार में? इल्तुतमिश। यही दो बात याद रखना, नीचे से लिखिए। तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, डैश देकर लिखिए, नीचे करे, ठीक है। तबकाते नासिरी, डैश देकर लिखिए। इसकी रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया। पानी ठीक है जी, है? आप देखें, आप लाए थे। भरोसा नहीं ना है हो। है? अब हम अपने पानी लेकर के आएंगे। इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है। इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है। फुल स्टॉप। यह साहित्य हमें मोहम्मद गौरी से लेकर मोहम्मद गौरी से लेकर बलबन तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ध्यान रहे कि मिनहाज उस सिराज, उसी में ध्यान रहे कि मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। ध्यान रहे कि मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। ध्यान रहे कि मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। ध्यान रहे कि मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे आइएगा। अब इसके बाद अगला जो साहित्य है, एक बार याद भी कर लेते, याद तो करते जा रहे हैं, इसको भी याद कर लेते तब आगे बढ़ेंगे। तबकाते नासिरी के लेखक, मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहता? मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहता? मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहता? कहा हो, सबसे ज्यादा गर्मी आप ही को लगता है। बताइए, सबसे ज्यादा गर्मी उसी लड़की को लगता है, और सब लड़की को गर्मी लगवे नहीं करता है। और सब कहां ऐसे ऐसे होंक रही है, एकदम कितना गर्मी लगता है, समझे। पंखा के सामने आप बैठा कीजिए, पंखा के नीचे बैठा कीजिए, जगह खोज करके, गर्मी लगता है। चलिए अब आगे आइएगा। अगला जो साहित्य है आइए बोर्ड पे आइए। अगला जो साहित्य है वह साहित्य है किताब उल यामिनी। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अरे सुनिए ना, किताबुल यामिनी की अगर आप बात करेंगे
तो इसकी रचना किया है उत्बी नामक विद्वान ने। किसने किया है? उत्बी। उत्बी नामक विद्वान ने किया। विद्वान का नाम है उत्बी। उत्बी। देखिए, अभी से थोड़ा देर पहले हम महमूद गजनबी के विषय में बात किए थे। महमूद गजनबी के विषय में बात किए थे। महमूद गजनबी भारत के ऊपर आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक किया। और महमूद गजनबी के पिताजी थे सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन महमूद गजनबी के पिताजी थे। महमूद गजनबी से पहले भारत के ऊपर आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनबी से पहले भारत के ऊपर आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन। किसने किया था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन भी भारत में जीता था। और सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया। तो जो किताबुल यामिनी है, जिसकी रचना उत्बी ने किया है, इससे हमें सुबुक्तगीन के भारत पर आक्रमण और महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण, यानी सुबुक्तगीन ने जो भारत पर आक्रमण किया उस विषय में जानकारी प्राप्त होता है, तथा महमूद गजनबी ने जो भारत पर आक्रमण किया उस विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जो उत्बी है, उत्बी महमूद गजनबी के दरबार में रहने वाला एक साहित्यकार हुआ करता था। उत्बी महमूद गजनबी के दरबार में रहने वाला एक साहित्यकार हुआ करता था। उत्बी हो गया, फरूखी हो गया, फिरदौसी हो गया, अलबरूनी हो गया, ये सब महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। सब महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। उत्बी भी महमूद गजनबी के दरबार में ही रहता था। नीचे से लिखिए। इसकी रचना उत्बी ने किया है। उत्बी लिखा हुआ है, उत्बी। इसकी रचना उत्बी ने किया है। इसकी रचना उत्बी ने किया है। इसकी रचना उत्बी ने किया है। फुल स्टॉप। उत्बी नामक विद्वान उत्बी नामक विद्वान उत्बी नामक विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। उत्बी नामक विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। फुल स्टॉप। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन लिख देते हैं। सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी ने, सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद गजनबी ने, इसे लिखिए, सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद गजनबी ने सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद गजनबी ने सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद गजनबी ने जो भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया, उस विषय में जानकारी हमें, 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 जानकारी हमें किताबुल यामिनी नामक साहित्य से प्राप्त होती है। किताबुल यामिनी नामक साहित्य से प्राप्त होती है। चलिए एक सेकंड में याद कीजिए, इसको बोर्ड पे आ जाइए, आ गए बोर्ड पे। चलिए, किताबुल यामिनी के रचयिता, किताबुल यामिनी के रचयिता, किताबुल यामिनी के रचयिता,
कुतुबी किसके दरबार में रहता था? हाँ? महमूद कुतुबी किसके दरबार में रहता? कुतुबी किसके दरबार में रहता? चलिए आगे। ताज उल मासीर, ताज उल मासीर, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर बात हम लोग ताजुल मासीर की करें तो जो ताजुल मासीर नामक साहित्य है, ताजुल मासीर नामक साहित्य की रचना हसन निजामी ने किया है। किसने किया? हसन निजामी। हसन निजामी ने किया है, हसन निजामी ने किया है। और यह जो साहित्य है, यह साहित्य हमें, एक तो यह साहित्य, यह एक ऐसा साहित्य है जो अरबी और फारसी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। यह एक ऐसा साहित्य है जो अरबी और फारसी, जो अरबी और फारसी दोनों भाषा में लिखा हुआ है, दोनों भाषा में लिखा हुआ है। और यह साहित्य हमें 1192 ईस्वी से लेकर के 1230 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मोहम्मद गौरी से लेकर के इल्तुतमिश तक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह सब बात याद रखना एकदम से जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात आपको याद रखना है कि ताजुल मासीर नामक साहित्य के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा हसन निजामी। हसन, तो नीचे से लिखिए। ताजुल मासीर, ताजुल मासीर डैश देकर लिखिए। इस साहित्य की रचना हसन निजामी नामक विद्वान ने की है। इस साहित्य की रचना हसन निजामी नामक विद्वान ने की है। हसन निजामी नामक विद्वान ने की है। यह साहित्य हमें ग्यारह सौ 92 ईस्वी से, यह साहित्य हमें 1192 ईस्वी से 1230 ईस्वी तक के, यह साहित्य हमें 1192 ईस्वी से 1230 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यह साहित्य अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यह साहित्य अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यह साहित्य अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। चलिए एक सेकंड में याद कर लीजिए इसको। ताज उल मासीर के रचयिता कौन है? ताजुल मासीर के रचयिता, ताजुल मासीर के रचयिता। चलिए इसके बाद आगे तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अरे सुनिए ना महाराज, लिखने के लिए टाइम नहीं देते हैं, लिखाते ना तो इतना अकबकाते का है। तारीख ए फिरोज शाही, अगर बात आप तारीख ए फिरोज शाही की करेंगे तो जो तारीख ए फिरोज शाही है इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। और यह जो साहित्य है, यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक,
बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के विषय में जानकारी हमें तारीख फिरोज शाही नामक साहित्य प्रदान करता है। नीचे से लिखिए तारीख फिरोज शाही। यह साहित्य जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। यह साहित्य जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। यह साहित्य जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। यह साहित्य हमें बलबन से लेकर यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पीछे वाला याद करवाए थे जी, करवाए थे ना? चलिए एक सेकंड में बता दीजिए। तारीख फिरोज शाही के रचयिता, तारीख फिरोज शाही के रचयिता, तारीख फिरोज शाही के रचयिता जियाउद्दीन। चलिए अब आगे सुनिएगा। तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पहले लिखिए, लीजिए, लिखवे करते हैं तो लिखिए, लिखिए, हेडिंग मारिए। तारीख मुबारक शाही। लिख लिए? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा ना तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आपको एक सैयद वंश के विषय में पढ़ना होगा। सैयद वंश, सैयद वंश में टोटल 4 गो शासक हुआ। खिज्र खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह। 4 शासक हुआ सैयद वंश में। और सैयद वंश में जो 4 शासक हुआ उसमें एक शासक मुबारक शाह हुआ। और बात अगर मुबारक शाह की करे तो मुबारक शाह के दरबार में, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में, मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान रहा करता था। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान रहा करता था। और मुबारक शाह के दरबार में जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान रहा करता था, इन्होंने ही तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य की रचना की है। और यह जो तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य है, यह विशेष तौर पर हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और सैयद वंश के अंतर्गत विशेष तौर पर हमें मुबारक शाह के विषय में जानकारी प्रदान करता, मुबारक शाह के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो नीचे से लिखिएगा तारीख मुबारक शाही। इस साहित्य की रचना डैश देकर, अब डैश देकर लिखिए। इस साहित्य की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान ने किया है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए। इस साहित्य की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान ने किया है।
याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान ने किया है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान ने किया है। यह विद्वान सैयद वंश के शासक, यह विद्वान सैयद वंश के शासक यह विद्वान सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में रहा करता था। यह विद्वान सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में रहा करता था। फुल स्टॉप। यह साहित्य हमें सैयद वंश, यह साहित्य हमें सैयद वंश, यह साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में, यह साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। समझ गए? चलिए आ जाइए, बताइए तारीख मुबारक शाही के रचयिता कौन है? तारीख मुबारक शाही के रचयिता याहिया बिन अहमद। अच्छा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहा? किसके दरबार में? किसके दरबार में? अच्छा, जो तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य यह हमें किस वंश के विषय में जानकारी देता है? कौन वंश? कौन वंश? सैयद वंश ना। चलिए ठीक है, अब आगे सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको जो है प्राचीन का जो ऑब्जेक्टिव छूटा हुआ है वो डेली बेसिस पर कर लीजिए, समझे? देखते हैं इधर उधर हो जाता है, नहीं होगा वो गड़बड़ी है। समझ रहे हैं आप? नहीं होगा वो भी बात गड़बड़ ही है। तो इसलिए डेली बेसिस पर ही कर लिया जाए। डेली अगर मान लिया जाए होता रहेगा, और मध्यकालीन में तो हम बोल ही दिए हैं और करवा भी रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है वैसे वैसे करवा रहे हैं, ठीक है? तो मध्यकालीन का क्लास यहीं तक है। आगे हम लोग प्राचीन में इंटर करेंगे, और प्राचीन का क्वेश्चन लगाए हैं ना जी? प्राचीन का क्वेश्चन करेंगे। अब जो लोग सुन लीजिए, सुनिए ना जी, जो लोग प्राचीन भी पढ़े हैं, मध्यकालीन भी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, इसी सेशन में रहने दीजिए। आ जाए कि क्या किया जाए। और ऑफलाइन वाला के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑनलाइन वाला के लिए बड़ी दिक्कत। का जी का किया जाए? है क्या बजे से लगाया? 6:30 से लगाया हुआ है। कर दीजिए, इसको काट करके उसको लाइव कीजिए। तो ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, आगे अभी आपका क्लास होगा 15 मिनट, लेकिन प्राचीन का क्लास होगा। और प्राचीन में जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 तक हो गया है, 8 नंबर से जो क्वेश्चन बाकी है वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो तुरंत आप लाइव हो जाइए, तुरंत इस सेशन को काट करके नया सेशन लाइव कर रहा है ऑनलाइन में, तो उसमें आ जाइए और कर लीजिए आप, ठीक है? पता नहीं, हो सकता है बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन भला ये सब समझियो नहीं पा रहा होगा। हमको तो लग रहा है समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, हमको तो ये नहीं पता है। समझ जाएगा। बिट्टू सर करवाए हैं? ओ, समझ जाएगा ना? ठीक है, काट के लगाइए उस सेशन में जल्दी। प्राचीन भारतीय इतिहास